यस ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपन। तो हम लोग यहाँ पे बच्चों डिस्कस कर रहे थे कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर जो एक फॉर्मूला आपका आया था कि 1 मोल जो भी हमारा कंपाउंड्स है, उस 1 मोल कंपाउंड्स का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आपको जो भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, इट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो सी एम आपका वहां पे अपन लिखा था कि क्यू डिवाइड बाई नीचे था नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपका डेल्टा टी। ठीक है, तो एक ये आपका फॉर्मूला वहां पे मोलर हीट कैपेसिटी का अपन ने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका डायरेक्टली जेई मेंस के अगर क्वेश्चंस आते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट अगर अपन बात कर रहे हैं एडवांस पॉइंट्स की, ठीक है, अगर एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं तो अपन उसको कैसे देखते हैं। तो एडवांस पॉइंट से यही जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाएगा और डिफरेंशियल टर्म में डिफाइन होगा। कैसे, आप ध्यान दो। मैंने लिखा बच्चों की हम पहले बात करना चाहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन दोनों पे डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या लिखा जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज कॉल्ड पी। ठीक है, बाकी इसके साथ में लिखा अपन ने क्या यहाँ पे स्मॉल एम। इस बात को समझो आप। सीपी जो लिखा है ना, ये सीपी का मतलब क्या है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, बट साथ में एम लिखा है। तो एम वो क्या बता रहा है कि इट इज ए मोलर हीट कैपेसिटी बट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये अपन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और पी आपका प्रेशर कांस्टेंट है और किसके लिए बच्चों डिफाइन है, इट इज फॉर 1 मोल्स। आप इस बात को समझो कि एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको जेई मेंस में कैसे पूछा जाता है। जेई मेंस में आपको सिर्फ फॉर्मूला है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको याद है। बट फॉर द एडवांस पर्पस थोड़ा सा आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल टर्म है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा दोनों चीजों के बारे में। ठीक है, तो अपन बहुत बात कर रहे हैं कि सीपी देन कॉमा करके एम लिखा है। इसका मतलब क्या है कि मोलर heat capacity at constant pressure is equal to dq divided by dt। T is a temperature here and P, इस P का मतलब है प्रेशर, ये कांस्टेंट प्रेशर होगा। बट किसके लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए। अब मैं ये तो आपका फर्स्ट हुआ, बट मैं कहता हूँ कि हीट कैपेसिटी को अपन डिफाइन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करते हैं। तो क्या लिखा जाएगा चेक करते हैं। तो फिर आपका हो जाएगा सी बी और कॉमा करके लिखेंगे अपन एम। एम का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बट इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। तो जब एडवांस क्वेश्चंस आते हैं तो प्रॉपर वहां पे ऐसा लिखा होता है, तो लिखा होता है तो आपको फिर समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका लिखने का ये कुछ तरीका है। बाकी इन दोनों की यूनिट्स क्या बनेगी, तो जो इसकी यूनिट थी बच्चों वही यूनिट इसकी भी होगी। तो सभी की यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी ऊपर कैलोरी है, बिल्कुल सही। बाकी आपका पर केल्विन हो जाएगा और यहाँ पे आपका मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक यूनिट। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया, एनी डाउट नहीं। बाकी मैंने आपसे कहा था कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी आपका सही होगा कि सी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी एम मोलर हीट कैपेसिटी इंटू मोल्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस, बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उनकी अगर रेशियो की बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उनका जो रेशियो आता है उसको अपन बोलते हैं गामा। ठीक है, तो सीपी कॉमा एम डिवाइड बाई सीबी कॉमा एम, दिस इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही आसान सा है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऊपर लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो नीचे लिखा है। अगर इन दोनों के रेशियो निकालेंगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये बेसिक सा टर्म है। तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है मेंस और एडवांस का मोलर हीट कैपेसिटी। अब थर्ड आपका बचा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसके फॉर्मूले।
कि एडवांस मेंस में कैसे आते हैं, आपको समझना कैसे है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो हमारे बेसिक सा फॉर्मूला क्या था आपका, है ना, उसको अपन लिख लेते हैं पहले कि C इक्वल टू यही मेंस के हिसाब से Q डिवाइड बाई नीचे आपका M मास आ जाएगा, बाकी आपका डेल्टा T। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है जेई मेंस और सीईटी के अंदर, तो आप डायरेक्टली इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और डेफिनेटली इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। बट अपन अगर बात करते हैं फॉर द एडवांस पर्पज, तो इसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि दो चीजें डिफाइन होंगी कि आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो कैसे लिखेंगे अपन? तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो दिस इज सीपी कॉमा, यहाँ पे अपन एम नहीं, यहाँ पे हम जी लिखेंगे। जी का मतलब क्या है? ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीपी का मतलब क्या है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जी का मतलब है वो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम बच्चों अपन यूज करते हैं किसमें? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर। तो मैंने कहा था कि 1 ग्राम कंपाउंड 1 ग्राम मैटर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे अपन जी यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर, बाकी आपका 1 ग्राम। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट की बात करें कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी की बात करेंगे फॉर द स्पेसिफिक हीट, तो आपका सी बी ग्राम इक्वल टू हो जाएगा आपका डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, और इट इज फॉर 1 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखे हैं, ये एक्सप्रेशन सिर्फ आपके हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो रिलेशन आपका भी आ चुका है सीपी और सीबी, इन सबको लेके थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक साइड लिख लेते हैं हीट कैपेसिटी। ओके, यस। तो यहाँ पे लिखा मैंने हीट कैपेसिटी, सेकेंड में लिखा मैंने मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और थर्ड में लिखा अपन ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तीनों टर्म को अपन लिख लिया। फर्स्ट है आपका हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी आपकी, ठीक है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अपन मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये होगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो इट इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। बाकी मैं इन तीनों टर्म को डिफाइन करने वाला हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर से एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे लिखा अपन ने एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हीट कैपेसिटी का जो डेल्टा एच आएगा इट इज कॉल्ड सीपी इंटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो इस लिखेंगे अपन डेल्टा एच इज इक्वल टू स्मॉल एन, मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी ब्रैकेट में आएगा आपका यहाँ पे सीएम, और पी आपका प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए पी, और बाहर आपका डेल्टा टी। इसी तरीके से स्पेसिफिक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू एम होगा मास, बाकी आपका सीपी, और यहाँ पे करेंगे अपन डेल्टा टी। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना है। बाकी बात करें कांस्टेंट अगर वॉल्यूम होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अपन एच बोलते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ई बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा सीबी इंटू डेल्टा टी, बिकॉज कांस्टेंट आपका यहाँ पे वॉल्यूम है। इधर हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एन, यहाँ पे हम करेंगे सी एम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और बाकी आपका डेल्टा टी, यस, डेल्टा टी। और लास्ट का जो रिजल्ट है यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एम इज मास, जो अपन लिखे थे ना फॉर्मूले, उन्हीं को अपन ने एक साथ लिख दिया और कुछ भी नहीं, बाकी आपका डेल्टा टी। तो एक बार इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या टर्म होगा आपका। तो हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव,
फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये बनेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पे पूछता है तो ऐसे करेंगे सॉल्व, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो तीनों के रिजल्ट इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को अभी? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो डालते हैं हेडिंग, और आइडियल गैस, और आइडियल गैस रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। ठीक है, सीपी सीपी अपन ने पढ़ा है, तो सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी और सीबी का रिलेशन क्या है? हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमारा क्या वहां से निकल के आया था एंथैल्पी का, कि सर H इज इक्वल टू E प्लस P इंटू बी, है ना? ये मैंने आपसे बोला था, आप याद रखो एच ई है ना, ही। तो H इज इक्वल टू E प्लस P इंटू डेल्टा बी। हम इसको लिख सकते हैं H इज इक्वल टू E प्लस पीबी को अपन बात करेंगे लिख सकते हैं एनआरटी, बिकॉज पीबी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीबी को निकाल दो बाहर, एनआरटी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हो जाएगा H इज इक्वल टू E प्लस, हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं फॉर 1 मोल्स, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन R इंटू टी, बिकॉज हम बात करेंगे पहले 1 मोल्स को लेके। तो आपका हो जाएगा H इज इक्वल टू E प्लस R इंटू टी। अब अपन इसी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन DH डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू E डिवाइड बाई dt प्लस ये टी खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट इज आर। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि डीएच बाई डी टी को अपन क्या बोलते हैं, डीएच बाई डी टी भाई इंथेल्पी चेंज ना, एच 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 कब होता है, सीपी पे। तो इस टर्म को अपन क्या बोल सकते हैं, सीपी। इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, सीबी। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बन गया है, दिस इज दी सीपी इज इक्वल टू सीबी प्लस आर, और दोनों कांस्टेंट को अपन एक साथ कर देते हैं तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर। तो ये रिजल्ट आपका निकल के आता है, यही रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो सीपी और सीबी का रिलेशन वो यही है, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। कैसे अपन, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको देखो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी इक्वेशन है। बाकी हमें 1 मोल्स के लिए डिफाइन करना है तो उसको अपन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर अपन ने टेम्परेचर के रेशियो में इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये रिजल्ट आपका निकल के यहाँ पे आ गया है। ये तरीका क्लियर हुआ सभी को? बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, दिस इज इजी मेथड, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे, है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट चलें अपन। ओके, इसको मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ मेयर्स इक्वेशन को। हमें पता है कि Cp इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं DH डिवाइड बाई dt, और H हम लोगों ने पढ़ा था कि H का फॉर्मूला क्या था, मैं लिखता हूँ D। ऐसे लिखा होता बहुत जगह, अपन ने E बोले या U बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो अपन लिखा के यहाँ पे E, भाई H क्या है, H इज इक्वल टू E प्लस पी भी होता है ना। तो यहाँ पे H की जगह अपन ने क्या लिख दिया, E प्लस पी इंटू बी, और डिवाइड बाई नीचे आपका डी टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे डी ई डिवाइड बाई डी टी प्लस, और पीबी की बात करें तो एनआरटी, जैसे अपन ने कहा था, तो डी ब्रैकेट में एनआरटी डिवाइड बाई डी टी, बिकॉज टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये होल टर्म क्या बन गया, डी ई डिवाइड बाई डी टी। तो ई कब आता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। बाकी यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ एन ओ आर बचेगा, यस एन आर। अगर ये 1 मोल्स के लिए डिफाइन हो रहा, देखो ये पूरा टर्म आपका एक जैसा है, इट इज सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू दिख रहा है सीबी प्लस एन आर। अगर आपका 1 मोल होगा तो उस केस में एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका एन इज इक्वल टू 1 मोल्स के लिए, तो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू यहाँ पे आर हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट मोल्स होंगे, नॉट ओनली फॉर 1 मोल्स, तो उस केस में अपन इसको फॉलो करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, आंसर आपको मिलेगा। तो ये आपका ऐसे भी हम मेयर्स फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ?
यस, आप किसी भी तरीके से लिखो, आगे आपका जो डेरिवेशन है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं, क्या इसका बनेगा आपका फॉर्मूला। तो दिस इज द मेयर्स फॉर्मूला। अब यहाँ से इस मेयर और थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मैं दोनों साइड ना एन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मेयर्स फॉर्मूले को मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखा जाए। तो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होगा, तो हो जाएगा वहां से आपका एन, एन का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दो आप। तो यहाँ से एन सी पी कॉमा एम, दिस इज माइनस यहाँ से एन, यहाँ से सी बी कॉमा एम इज इक्वल टू एन इंटू आर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ से हो सकती है। लिखने का तरीका है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी क्वेश्चन है जो करेक्ट इक्वेशन है, तो वो भी आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ये एन का मतलब क्या, मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपकी करेक्ट इक्वेशन होगी। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। यस, समझ में आया ना अभी सभी को। हम्म। अगर मान के चलो कोई एक क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको मैं अलग से बोल रहा हूँ नोट करके, कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक मटेरियल है, वो उसकी जो हीट कैपेसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, वो गिवन है, वो डिफाइंड है। और उस केस में बोला गया है कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर इवॉल्व हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं पूछा गया है। तो उस केस में जो प्रोसेस होगा, तो वहाँ पे हीट कितना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस उस मेटेरियल के लिए जो हीट कैपेसिटी है, मैं लिख देता हूँ, हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है। और गिवन होने के बाद उसमें कहा गया कि जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हीट को इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हीट कितना होगा। तो अपन लिख सकते हैं वहां से कि Q इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी हमारा रिजल्ट होता है। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी ब्रैकेट में T2 माइनस T1, जिसको अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। तो इस तरीके से Q की वैल्यू अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी यहाँ से C क्या है, सी आपका होगा, दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी इनटू मोल्स। या अपन बात करें कि यहाँ पे अगर ग्राम को लेके बात करेगा, तो फिर सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी एम इंटू मोल्स। ठीक है, और सी एम को अपन बोल सकते हैं सी जी ग्राम को लेके, और बाकी आपका यहाँ पे इसे रेट कर सकते हो आप मास के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट अपन आप डिफाइन कर सकते हैं, बाकी बहुत ही ईजी है। तो ये टर्म आपका यहाँ पे होता है फिनिश। ठीक है, सीपी एंड सीबी। बाकी इसका मेयर्स फॉर्मूला क्या है, वो पॉइंट क्लियर हो गया। एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो की बात करें तो पॉइजन रेशियो नथिंग, इट इज द रेशियो सीपी डिवाइड बाई सीबी इक्वल टू गामा। जो अपन गामा की बात कर रहे थे ना अपन, यही है सीपी डिवाइड बाई सीबी इक्वल टू गामा, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो, है ना। इसको भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें कि हमारे पास था Cp माइनस सी बी इक्वल टू आर। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड में डिवीजन कर देता हूँ Cb का। दोनों साइड में डिवीजन कर दो आप Cb का। Cb का डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा Cp डिवाइड बाई Cb माइनस Cb डिवाइड बाई Cb इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई Cb। ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि Cp डिवाइड बाई Cb, Cp डिवाइड बाई Cb, और ये आपका यहाँ से -1 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई सी बी। सीपी बाई सी बी क्या होता है, सीपी बाई सी बी इज गामा, तो दिस इज गामा -1 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई सी बी। तो अगर मैं यहाँ से सी बी करूँ डिफाइन, तो सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी इज इक्वल टू आपका बन जाएगा आर डिवाइड बाई गामा -1। तो सी बी आपका बनेगा आर डिवाइड बाई गामा -1। तो तीन डिफरेंट टर्म याद करूँ, देखो एक तो आपका सीपी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका सीपी बाई सीबी क्या है, गामा, एक ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कि सीबी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपका आर गिवन है गामा गिवन है, तो आर डिवाइड बाई गामा -1। ठीक है, इस टर्म को आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन डिफरेंट रिलेशन है। ठीक है, तीनों को ध्यान रखो। एक तो आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हो गया है, फर्स्ट वन इज, एंड सेकेंड रिलेशन ये, और थर्ड रिलेशन आपका ये। कैसे निकाल रहा हूं मैं, बस इसको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को।
एक ये आप कि अगर अगर यहाँ पे हम गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, आइडल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में मोनोटोमिक अगर आपकी गैस मोनोटोमिक गैस होती है या फिर गैस होती है आपकी डायटोमिक, ठीक है, मोनोटोमिक गैस या डायटोमिक गैस होगी तो उस केस में सीपी और सीबी की वैल्यू क्या होती है, तो मैं बताता हूँ। देखो याद रखने का तरीका है, अगर गैस आपकी होती है मोनोटोमिक जिसमें सिर्फ एक एटम होगा, सिंगल एटम, तो गामा इज इक्वल टू होता है 5/3। रेशियो फिक्स है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। कितना होगा आपका 5/3। इस केस में इनका आपका सीवी कितना होगा, तो सीवी इज इक्वल टू होता है आपका 3/2 केमिस्ट्री के अंदर आप इनको ना डायरेक्टली याद रखो, और ऐसा कोई डिफिकल्ट इसमें नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मोनोटोमिक गैस के लिए गामा कितना 5/3, उसके लिए सीबी की वैल्यू कितनी होती है 3/2 × R। बाकी इसका आपका सीपी कितना होता है, तो 5/2 × R। इसी तरीके से बात करें अपन डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए जो गामा आता है इट इज 7/5, एंड इसका जो सीबी आता है दिस इज 5/2 × R, एंड इसका जो सीपी आता है आपका 7/2 × R। इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कैसे रखो, ध्यान रखो। देखो गामा इज इक्वल टू होता है आपका CP/CB, ठीक है, CP/CB होता है गामा। देखो गामा में ऊपर 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सीपी को ना, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सीबी को। तो सीबी इज इक्वल टू 3/2 × R, बस 2 का डिवीजन कर दो, आर का मल्टीप्लाई, और ऊपर जो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 5/2 × R। ऐसे याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। गामा आपको पता होना चाहिए 5/3, तो 5 किसके लिए सीबी जाएगा 5/2 × R, और 3 जाएगा आपका 3/2 × R फॉर सीबी। डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है 7/5, तो गामा इक्वल होता है CP/CP होता है, तो 7 किसको जाएगा सीपी को, देखो 7/2 × R, और 5 जाएगा आपका सीबी को। तो बहुत ही ठीक है, तो इसके से आप बहुत ही आसानी से CP/CP ध्यान रख सकते हो मोनोटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए। बट अगर बात करते हैं पॉलीटोमिक गैस होगी तो उसके लिए क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और पॉलीटोमिक गैस, पॉली एटोमिक गैस, जहाँ पे एटम्स 2 से अधिक होंगे, ठीक है। मोनोटोमिक में सिंगल एटम, डायटोमिक में 2 एटम्स, और पॉलीटोमिक के अंदर 2 से अधिक एटम्स। तो इसके लिए जो गामा निकल के आता है वो होता है गामा इज इक्वल टू 4/3। तो बात कर रहे थे पॉलीटोमिक, है ना, यस। तो पॉलीएटॉमिक जो गैस जहाँ पे एटम्स 2 से अधिक होंगे, तो उस केस के लिए गामा की वैल्यू आती है 4/3, और इसके साथ जो सीबी आता है दिस इज 3 × R, यहाँ पे 2 का डिवीजन नहीं होगा, और जो सीपी होता है दिस इज 4 × R, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सीपी और सीबी है फॉर द पॉलीएटॉमिक गैस। तो यहाँ पे आपको गामा क्लियर हो गया, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, डिफरेंट टर्म्स को लेके, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के सेक्शन अपन यही रखते हैं, बाकी बच्चों करते हैं अपन, थैंक यू, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट। चलो बाय बाय।